नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, उत्तराखंड से। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस के एफआईआर में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल नामजद हो चुके हैं। कौशल बिजलवान, गनर गौरव राणा पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने एफआईआर में नामजद अभियुक्त को दर्शाया है। एफआईआर में हेड कांस्टेबल दीपक नेगी भी नामजद है। मारपीट के वायरल वीडियो में पुलिस ने की एफआईआर। आरटीआई के तहत पीड़ितों ने यह एफआईआर की कॉपी मांगी थी। उत्तराखंड के मनबड़ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर केस लिखा गया है। बीच सड़क पर मारपीट करने वाले मंत्री पर मुकदमा दर्ज हुआ है। समाज सेवी को मंत्री ने दौड़ा दौड़ा कर मारा था। वायरल वीडियो के बाद अभियुक्त बने अग्रवाल। वो एफआईआर की कॉपी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी है इस वक्त की। कौशल बिजलवाल और गनर जो थे मंत्री के, गौरव राणा, उनको नामजद किया गया। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। नवीन हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। थप्पड़बाज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, बैकडोर भर्ती घोटाले में नामजद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। अब इनको किन किन नामों से बुलाया जाए या नामवीर बुलाया जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है। जी पूजा, निश्चित तौर पर जब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वह एक युवक की पिटाई करते हुए नजर आते हैं, उसका पार्टी आलाकमान ने भी कहीं ना कहीं संज्ञान लिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस समय दिल्ली थे और वह जैसे ही दिल्ली से जब देहरादून पहुंचे हैं तो उनसे तलब किया था। इसके बाद ही इस मामले में लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। लगातार जो विपक्षी पार्टियां वह मंत्री के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और इसके साथ ही अन्य दलों ने भी धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह थी कि जो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं, उनके ऊपर मुकदमे की बात की जा रही थी कि मुकदमा उन पे दर्ज किया जाए। और बाद में जब जी नवीन, अपनी बात आप पूरी करें। तो नवीन जुड़े हुए हमारे साथ में लगातार। अपनी बात नवीन कह रहे थे कि जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, कहीं ना कहीं इसमें केंद्र का भी रोल हो सकता है, क्योंकि जिस दौरान ये घटना घटित हुई उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद थे। और दिल्ली में उनकी मौजूदगी के बाद जब वो उत्तराखंड पहुंचे तो उत्तराखंड में सबसे पहले प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया गया। तलबी हुई, सचिव को निलंबित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अगले दिन समीक्षा बैठक करते नजर आ रहे थे। तो सवाल उठने लगे कि आखिरकार मंत्री जी के ऊपर किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं हुआ, और अगर उनको तलब किया गया तो तलबी के बाद कोई जवाब क्यों नहीं सामने आया है। लेकिन जवाब का तो पता नहीं। एफआईआर की कॉपी जरूर सामने आ गई है और ये भी पीड़ित को आरटीआई लगाने के बाद मिली है। एफआईआर दर्ज हुई है प्रेमचंद अग्रवाल पर, उनके गनर गौरव राणा पर और साथ में कौशल बिजलवाल पर। ये जो एफआईआर है वो दर्ज हुई है। 5 तारीख का पूरा मामला है। एम्स में ये तहरीर दी गई थी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी समझिए कि किस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल सड़कों पर थप्पड़बाजी करते नजर आ रहे थे। उनके गनर और साथ में जो कांस्टेबल सुरक्षा में मौजूद था उसने भी पूरी घटना में अपने हाथ साफ किए थे। दीपक नेगी उसका नाम था। उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरटीआई के तहत पीड़ितों ने एफआईआर की कॉपी मांगी थी। वायरल वीडियो के बाद अभियुक्त बन गए हैं अग्रवाल। अभियुक्त, हालांकि अग्रवाल अपने राजनीतिक सफर में कई बार बने होंगे, पर बैकडोर भर्ती घोटाले और एफआईआर मामले में नाम बहुत तेजी से सामने आया। देखिए, वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल किस तरीके से मारपीट करते नजर आ रहे थे। सड़कों पर मारपीट हो रही थी। और ये जो आपको कांस्टेबल दिख पाएगा, दीपक नेगी, तस्वीरों में, इसको भी नामजद किया गया है। नवीन हमारे साथ एक बार फिर से पैच हो चुके हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट है? अपनी बात आप पूरी कर लें। जी पूजा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा एक युवक की पिटाई का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे
वायरल हो रहा था। इसको लेकर जो तमाम राजनीतिक दल हैं उसमें उत्तराखंड के जो उत्तराखंड क्रांति दल की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए तो लगातार उनका विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा था। लगातार कांग्रेस इस चीज का विरोध कर रही थी कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए और इस तरीके से वह सड़कों पर मार पिटाई करते हुए नजर आ रहे थे। लगातार इस चीज को लेकर विरोध भी हो रहा था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस समय दिल्ली गए हुए थे और वह जैसे ही वहां पर पहुंचे हैं, देहरादून पहुंचे हैं, उन्होंने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल से तलब किया और सारे मामले की जानकारी ली है। साथ ही वो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह निर्देशित किया है कि कोई भी मंत्री इस तरीके की घटना आगे से ना करे, इसके लिए सख्त हिदायत भी दी गई है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस तरीके से वह मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का जो गनर है और वह खुद मंत्री भी वहां पर उस युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी इसको लेकर लगातार विरोध कर रहे थे। और इसके बाद अब जब जो मामला सारा सामने आने के बाद जो मंत्री हैं उनके खिलाफ भी अब जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि जो लोग हैं इसमें जो भी लोग संदिग्ध पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कैबिनेट मंत्री हो या फिर उनके जो अन्य हो या फिर उनके जो सहयोगी हो। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से इस मामले को लेकर गंभीर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार से किसी भी जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, लेकिन जो सच्चाई की पूरी तरीके से जांच के साथ ही इस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ तौर पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि तमाम सारे मंत्री जी का ये जो एक्शन रिप्ले रिवाइंड हम दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को, इसमें क्या मंत्री जी का किसी तरह का कोई वर्डिक्ट सामने आया है एफआईआर की कॉपी के बाद? क्योंकि जिस दौरान ये घटना घटित हुई थी उसके बाद मुझे ध्यान आ रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल मीडिया कर्मियों के सामने सीधे तौर पर आए और उन्होंने अपना कुर्ता दिखाते हुए कहा कि उनसे अभद्रता की गई, जिसके बाद वो अपना आपा खो बैठे थे और ये घटना घटित हो गई। लेकिन क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद उनका किसी तरह का बयान सामने आया अभी तक? जी पूजा, निश्चित तौर पर उस दिन की घटना के बाद से अगली कैबिनेट भी हुई थी, लेकिन जो मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल है वो मीडिया से बचते हुए नजर आए। कैबिनेट में वह पीछे के रास्ते से अंदर गए और इसके बाद वह मुख्यमंत्री से जब मुख्यमंत्री ने तलब किया था तो इसके बाद उनके तलब के बाद वह पीछे के रास्ते से फिर से वापस बाहर निकल गए, लेकिन वह मीडिया से इसके बाद कभी इतने दिन बीत गए हैं अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री जरूर बचते हुए नजर आ रहे हैं, वह मीडिया से रूबरू नहीं हुए। उसके बाद क्योंकि कैबिनेट भी हुई और तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, उनके विभागों पर भी चर्चा हुई, लेकिन वह अपना वर्जन देते हुए कहीं पर भी अभी तक नजर नहीं आए हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, और अगर मौजूदा स्थिति में हो सरकार तो मंत्री जी को डर काहे का। लेकिन मंत्री जी को डरना तो पड़ेगा क्योंकि तलबी हुई, तलबी के बाद एफआईआर हो गई है। आरटीआई मांगने के बाद ही एफआईआर की कॉपी भले ही सामने आई हो, लेकिन एफआईआर तो अब आ गई है सामने और यहां से शुरू होती है उनकी फजीहत। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशाल मैराथन थैंक यू मोदी जी फॉर G20 में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विशाल मैराथन थैंक यू मोदी जी फॉर G20 में तमाम युवाओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का आगाज किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में G20 कार्यक्रम आयोजित होने पर मैराथन कार्यक्रम के जरिए हम युवाओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। G20 समिट आयोजित होने पर आज थैंक यू मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसमें हजारों प्रतिभागियों ने मैराथन में भाग ले रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी के कारण से सबसे पहले तो हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली, यानी कि लीडरशिप पूरे विश्व की हमको मिली है, G20 की मिली है। उसके लिए मोदी जी का अभिनंदन है और साथ में उत्तराखंड को भी, हमारे राज्य को पहली बार इतनी बड़ी जो विश्व स्तरीय बैठक हो रही है, समिट हो रही है, उस बैठक की 3 महत्वपूर्ण जो मीटिंग्स हैं वो उत्तराखंड को मिली है। हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि देश में आए दिन साइबर क्राइम के मामले हमें देखने को मिलते रहते हैं। ऐसी सच्ची घटनाओं से जुड़ी एक किताब का लोकार्पण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राजपुर रोड पर बने एक स्कूल में किया। एक किताब का नाम साइबर एनकाउंटर्स है और इस किताब में डीजीपी अशोक कुमार और पूर्व DRDO वैज्ञानिक OP मनोचा ने इस किताब को लिखा है। आपको बता दें, इस किताब में
ऑनलाइन अपराधियों के साथ पुलिस की भिड़ंत की सच्ची कहानियों को लिखा गया है। इसके साथ ही मौजूदा वक्त में बढ़ते साइबर क्राइम से ज़्यादा लोगों को कैसे बचाया जा सके, इस बात का जिक्र भी किया गया है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर चूँकि यहाँ का एक जो वातावरण है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो एक यहाँ का परिवेश है, यहाँ की एक संस्कृति है, जो यहाँ का अध्यात्म है, जो शांति है, वो बनी रहे, उसके लिए हमने जहाँ अनेकों फैसले लिए हैं और अनेकों प्रशासन के क्षेत्र में भी अनेक फैसले लिए हैं और हमने कहा है कि जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में वर्जन हमने बनाए हैं और इसमें युवा इसलिए युवा के लिए हमने बहुत सारी साइबर टिप्स इसलिए दी हैं क्योंकि युवा वो वर्ग है जो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता है। तो सबके हाथ में आजकल मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हैं, और इस मोबाइल फ़ोन का हम ये चाहते हैं कि वो जो उपयोग है वो बहुत सही तरीके से करे। और इसके लिए हमने हर स्टोरी में एक टिप दी हुई है कि आप किसी से OTP शेयर नहीं करना, किसी को आपने कोई अनवांटेड किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना, किसी को आपको अपने बैंक की डिटेल्स नहीं बतानी है। तो ये सारी चीज़ें हमने दी हैं और युवा वर्ग से यही है कि वो साथ में साइबर से तो बचें, औरों को भी बचाएं और टेक्नोलॉजी में अवेयर रहें, खाली इसको एज अ टूल यूज़ ना करें मोबाइल की। ये मैसेज सभी के लिए है, खाली युवा नहीं। मतलब साइबर क्राइम किसी को माफ़ नहीं कर रहा, एजेड आदमी हो, युवा हो, मध्यम श्रेणी का हो, सबके अगेंस्ट क्राइम, साइबर क्राइम हो रहा है और हम सबको उससे बचना है। उसी के लिए किताब लिखी गई है कि कैसे हम जागरूक हों, कैसे हम साइबर क्रिमिनल्स के जाल में आने से बचें, क्या उनके तौर तरीके हैं और कैसे पुलिस केस को वर्कआउट करती है, तभी जाकर के हम उनसे बच पाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में आगामी दिनों में सांसदों के प्रवास के कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। इस बारे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा, बीजेपी उन बूथों पर फोकस करना चाहती है जो कमजोर हैं और जहां बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा मजबूत नहीं है। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा, आगामी 15 मई से 15 जून तक सभी सांसदों के प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया है। इसके अलावा महेंद्र भट्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। देखिए, अभी हमने 15 मई से 15 जून तक हमारे सांसदों का प्रवास कार्यक्रम पूरे एक माह अपने अपने लोकसभा के अंदर रहेगा। हमने राज्यसभा के सांसदों के प्रवास तय किए हैं। इन प्रवासों के तहत प्राथमिकता में वो बूथ होंगे जिन बूथों में हम पिछली बार किसी न किसी कारणवश जीत नहीं पाए हैं। ऐसे बूथों को फोकस करते हुए हमने वहाँ पर जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क के कार्यक्रम रखे हैं। बूथ स्तर पर हमारी जो बूथ टोली बनी है उस टोली के साथ सांसदों की बैठक रखी है। सड़कों के शिलान्यास हैं, उनके किसी के उद्घाटन है, ऐसे केंद्र पोषित योजनाएं हैं जिन योजनाओं को की समीक्षा बूथ स्तर पर होनी है। ये सारे कार्यक्रम इस जो हमने तय किए हैं, तो माननीय सांसदों ने कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम उसमें है और बहुत जल्दी उसको हम जारी कर देंगे। केंद्र सरकार की तरफ से कल सांसदों की टीम उत्तराखंड पहुंचने वाली है, जहां ये टीम सरकार और संगठन के कामों की जांच पड़ताल करेगी। तो वहीं दूसरी ओर अब इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, सांसदों की टीम को पहले उत्तराखंड के उन गांवों को देखना चाहिए जिसे उन्होंने गोद लिया है। इससे सरकार के सांसदों को गांव की असलियत का पता भी चलेगा। देखिए, सांसदों की टीम आना कोई नई बात नहीं है। संसदीय कमेटियां बनी होती हैं, उनका काम ही है कि वो अलग अलग विषयों पे जाके सर्वे करें। मेरा एक अनुरोध है देश के प्रधानमंत्री से, प्रधान सेवक से, कि वो इस कमेटी को यहाँ जब भेजें तो एक लिस्ट बना के भेजें कि जो बीजेपी के 5 सांसद हैं उन्होंने जिन गाँवों को आदरणीय मोदी जी के कहने पे गोद लिया था, उनकी स्थिति क्या है, क्या उनमें कुछ सुधार आया है, आमूलचूल परिवर्तन कुछ हुआ है, उसकी जांच इस कमेटी को जरूर करनी चाहिए और उस रिपोर्ट को मोदी जी को देना चाहिए। हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू होने वाला है, जिसमें लाखों की तादाद में कांवड़िए हरिद्वार गंगा जल भरने पहुंचते हैं। इसी आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना कि 15 मई से टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे जल्द से जल्द काम किया जा सके, क्योंकि इस बार कांवड़ यात्रा पहले ही शुरू हो रही है। इसके साथ ही एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि कांवड़ यात्रा में कुछ ही दिनों में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं। पुलिस के लिए कांवड़ मेला सकुशल संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है। इसी को देखते हुए कांवड़ मेले को लेकर एक बैठक भी की गई।
यात्रा एक अलग तरह की यात्रा है जिसमें कुछ दिनों के अंदर करोड़ों यात्री यहाँ तीर्थयात्री आते हैं, तो एक कम अंतराल पर इतना ज़्यादा जो क्राउड आता है और जो लोग आते हैं, एक चुनौती हमेशा रहती है। इसको देखते हुए अभी जो पूरी मीटिंग की गई, जो पुलिस की व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे पार्किंग स्थल है उस पर लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, बहुत जगह हमें बैरिकेटिंग की व्यवस्था पड़ती है जो PWD विभाग से बनवाते हैं। तो जो व्यवस्थाएँ हमें कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस को जरूरत पड़ती है और जो संबंधित विभाग से जरूरत होती है, चाहे PA सिस्टम लगवाना हो, पूरे कोई अनाउंसमेंट करनी हो, CCTV कवरेज बढ़ानी हो, तो उसी व्यवस्थाओं को लेकर ये मीटिंग थी जिसमें पुलिस की जो आवश्यकता है उसको संबंधित विभाग को बताया गया, जिसको समय से पूर्ण करने मेले की हम लोगों ने इसके पहले 23 को एक बैठक की थी और सभी जो हमारे संबंधित विभाग के लाइन डिपार्टमेंट्स थे उनको ये 10 दिन का समय दिया था कि वो फील्ड विजिट कर लें और फील्ड विजिट करके कांवड़ मेले को भव्यतम कैसे बनाया जा सकता है, ग्राउंड रियलिटी देखें, कितने पैसे की डिमांड किस विभाग की है, इसका एक डिटेल एक हमें एस्टिमेट दे दें। और आज उसी की कड़ी में इसका पूरा रिव्यू किया गया। 15 तारीख से हमारी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ताकि जो भी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 4 या 5 जून से काम प्रारंभ हो जाए, क्योंकि इस बार की कांवड़ यात्रा थोड़ी पहले हो रही है, तो इसको ध्यान में रखकर हमें टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ मेला भव्यतम हो उसका भी ध्यान रखना है। देहरादून में रैश ड्राइविंग पर राजधानी पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। आपको बता दें, अब देहरादून में रैश ड्राइविंग पर चालान के बजाय सीधे मुकदमा दर्ज होगा। इस मामले पर SP ट्रैफिक का अक्षय कुंडे ने बताया कि रैश ड्राइविंग करने वाले अमूमन यूट्यूबर सब्सक्राइबर बढ़ाने के चाह में खुद के साथ दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में पुलिस इस पर सख्त कदम उठा रही है और ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल्स को बंद करवाने का भी काम किया जा रहा है। रैश ड्राइवर स्पेशली जो बाइकर्स द्वारा की जाती है उसको लेके बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। इसमें जो इंटरनल SOP हमने की है उसमें जनवरी की तर्ज पर जो हमने सोशल मीडिया टीम का गठन किया था वो टीम का हम फिर से गठन किया जाएगा। लास्ट 2 महीने में जितने भी रैश और निग्लिजेंट बिहेवियर के केसेस हमारे पास आते हैं उसमें हमने ये निर्णय लिया गया है कि जब भी कोई रैश या ओवर स्पीडिंग का केस हमारे पास आता है 60, 70, 80 की स्पीड से अगर है तो हम मोटर व्हीकल में अब तक कार्रवाई कर रहे थे, काउंसलिंग कर रहे थे। पर अगर ऐसा बिहेवियर अगर 100+ हो, वो हमारे कैमरे में, किसी CCTV में या किसी यूट्यूब चैनल पर हर मिलता है, तो हम इसमें 100% ट्रैफिक की तरफ से FIR की कार्रवाई करने का हमने निर्णय किया। उत्तराखंड के जंगलों में जहां एक और पेड़ों की लगातार कटान हो रही है और प्रकृति का दोहन हो रहा है, तो वहीं इन सबको रोकते हुए नैनीताल के ओखलकांडा में रहने वाले चंदन ने ऐसा काम किया कि लोग अब इन युवक को वाटर हीरो के नाम से बुलाने लगे हैं। ये चंदन नाम के युवा पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लेकर 10 सालों से लगातार पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं और अब तक 53,000 से ज्यादा फलदार और छायादार पौधे लगा चुके हैं। हमारे द्वारा अभी तक जो है लगभग 53,000 से ज्यादा पौधे रोपित किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से बांज को हमने वरीयता दी है। बांज को पहाड़ का हरा सोना भी कहा जाता है। इसका कारण ये था कि हमारे चारों तरफ पूरा चीड़ का जंगल था और जिसमें लगातार आग लगती रहती थी, तो मुझे एक प्रेरणा मिली कि भाई हमारे चीड़ के जंगल जलते रहते हैं प्रत्येक वर्ष, तो हमने जो है बांज के जंगलों को वरीयता दी और एक 3 हेक्टेयर का जंगल हम लोगों ने बांज का यहाँ पर तैयार हम लोग कर रहे हैं, जिसमें बांज की विभिन्न प्रजातियां हैं और मुख्य रूप से अन्य जो हमारे काफल है, उतीस है, बुनास है, खरसू है, रयाज है, फलियाट है, अन्य फलदार पौधे भी जो है हम लोगों ने उसमें रोपित किए हैं। साथ ही लगभग 12 हेक्टेयर में हम लोगों ने चाल खाल, खंतियां और पोखर का निर्माण हम लोगों ने किया है, जो भूमिगत जल को बचाता है। साथ ही जो हमने ये काम किया है, ये चीड़ के जंगलों के बीच किया है और इससे जंगल की आग पर भी हम लोग काबू पा सकते हैं, क्योंकि भूमि पर जब नमी बनी रहती है, जब बारिश होती है, बारिश के कारण चाल खाल खंतियां भरती हैं और उसके बाद उसमें नमी बनती है, उसमें घास जमती है और जब भी जंगल में आग लगती है तो आग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होती और इससे चीड़ के। उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों के लोगों को अब जमीन खरीदने और व्यापार करने के लिए एक कड़े कानून से गुजरना पड़ेगा। क्या है ये नया कानून और क्या कुछ तैयारी धामी सरकार ने इस नए कानून को लेकर रखी है, ताकि वेरिफिकेशन के बाद ही बाहरी प्रदेशों के लोग उत्तराखंड में जमीन खरीद पाएंगे। क्यों है ये खास, रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में जमीन खरीदना अब आसान नहीं। जमीन खरीदने के नियम होंगे बेहद सख्त। नए नियमों के लिए आएगा अध्यादेश। अब रोक टोक नहीं खरीद पाएंगे जमीन।
उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है। अब इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए बाहरी प्रदेशों के लोगों को अब उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए वेरिफिकेशन के नियम से गुजरना होगा। यानी अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना पहले जैसे नियमों के मुताबिक आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि सरकार उत्तराखंड में जमीन खरीदने को लेकर नियम कड़े बनाने जा रही है ताकि बेरोक-टोक जमीन प्रदेश में न खरीदी जाए। और इसको लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा भी हुई। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीन खरीदने के लिए वेरिफिकेशन को मंजूरी भी दे दी है। जो जमीनें हैं पहले बेरोक-टोक खरीदी जाती थी, उस पर अब जांच होने के बाद, पूरी पृष्ठभूमि जांचे जाने के बाद कि आखिर किस लिए उत्तराखंड में ज़मीन लेना चाहते हैं, किस लिए वो रहना चाहते हैं, किस लिए आना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों की जांच होने के बाद ही अब इस पर निर्णय हो पाएगा। अभी हमने कहा है कि कल से ही जो है इस पर सब पर रोक लग जाएगी। और साथ में अन्य भी सेतु जो नीति आयोग की तर्ज पर बनाने का भी आज मंत्रिमंडल में हमने फैसला कर लिया। उससे बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे निर्माण कार्यों से लेकर नवाचार करने में राज्य के अंदर अनेकों जो विभाग हैं उन सभी को सहायता मिलेगी। और जो नया उत्तराखंड है, संकल्प नए उत्तराखंड का है, वो साकार दिशा में आगे बढ़ेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होगी। जो भी लोग बाहरी प्रदेशों के उत्तराखंड में व्यापार करने या घर बनाने के लिए जमीन खरीदेंगे, उन्हें सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए उन्हें जमीन खरीदने से पहले वेरिफिकेशन का फॉर्म भरना होगा, जिसके माध्यम से जिस जगह के मूल निवासी जमीन खरीदने वाला व्यक्ति होगा, उनके नजदीकी थाने से उनका सत्यापन किया जाएगा। और सत्यापन के बाद ही बाहरी प्रदेशों के व्यक्ति जमीन खरीद पाएंगे। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी देते हुए कहा कि राजस्व विभाग को इसके लिए अध्यादेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि अध्यादेश आते ही वेरिफिकेशन का नियम प्रदेश में लागू हो जाएगा। ये कल माननीय मंत्रिमंडल में एक सुओ मोटो निर्णय था माननीय मंत्रिमंडल का, और उस पर चूंकि प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग है, तो राजस्व विभाग उसको अध्यादेश के माध्यम से करने जा रहे हैं। अध्यादेश का प्रारूप जल्दी। धामी सरकार के इस फैसले से भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है। भाजपा का कहना है कि आम जनता भी मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर सरकार का आभार व्यक्त कर रही है। अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीदने या कारोबार करने की सोचते हैं, वो उत्तराखंड में जमीन नहीं ले पाएंगे और इससे देवभूमि का जो माहौल है वो शांत ही रहेगा, जिसके लिए उत्तराखंड जाना और पहचाना जाता है। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने जो अभी निर्णय लेने का फैसला किया है कि जो बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में ज़मीन खरीद रहा है या कुछ भी काम करने वाला है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। अगर वो कहीं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई उसके खिलाफ अपराध है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य में ज़मीन खरीदने और कारोबार करने से रोका जाएगा। ये निर्णय राज्य के व्यापक हित में है और राज्यवासियों ने इस निर्णय की प्रशंसा की है और मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है। निश्चित रूप से जो देवभूमि का जो वातावरण है, यहाँ का जो सनातनी वातावरण है, उसको अगर कोई भी खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सरकार सख्त। इसका कहना है कि जिन लोगों ने उत्तराखंड में जमीन खरीद ली है, क्या सरकार उनका भी वेरिफिकेशन कराएगी। इस नए कानून से उत्तराखंड में सियासी माहौल में गर्मी पैदा हो गई है, तो वही नया कानून आने से माना जा रहा है कि अपराधी किस्म के लोगों को प्रदेश में जमीन खरीदना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार कब तक प्रदेश सरकार इसको लेकर अध्यादेश लेकर आती है और क्या वास्तव में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को उत्तराखंड में जमीन नहीं मिल पाएगी। इस पर भी सभी की नजर बनी रहेगी। जनता टीवी के लिए देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट।